नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम अपनी पॉलिटी में आपको कंटिन्यू बनाते हुए अपनी जो क्लास हम चल रही है ना पॉलिटी में, उसी में आज जो मैंने आपको पढ़ा दिया था, फंडामेंटल राइट पढ़ा दिया था मैंने आपको। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा दिया था? फंडामेंटल राइट पढ़ा दिया था। और आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 36 से लेके 51 तक। थोड़ा हम इसकी भूमिका बताते हैं। भूमिका में हम आपको अभी समझाते हैं कैसे। देखो, जैसे अभी मैंने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। जब संविधान सभा जो अपना संविधान बना रही थी, जब संविधान बना रही थी तो दो मौलिक अधिकारों की बात की गई। दो मौलिक अधिकार की बात की गई। एक मौलिक अधिकार ये हो गया अपना मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, और दूसरा मौलिक अधिकार ये हो गया। ठीक है, एक मौलिक अधिकार ये हो गया और एक मौलिक अधिकार ये हो गया, मतलब अधिकार। अब समझना, हम जो बताना चाह रहे हैं उसकी ये भी एक तरीके का अधिकार है। ठीक है, अधिकार क्या है वो भी एक तरीके से बताते हैं। जैसे मौलिक अधिकार क्या है? ये प्रत्येक व्यक्ति को है। मौलिक अधिकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को है। ये क्या है? ये किसी राज्य या व्यक्ति, किसी के द्वारा ये छीने नहीं जा सकते। राज्य हो या व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, ये मौलिक अधिकार छीने नहीं जा सकते। जो मैंने आपको 12 से लेकर 35 तक पढ़ाए, ये मौलिक अधिकार छीने नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे भारत का कोई भी नागरिक है, उसे अपने आप स्वतः ही ये मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। भारत का नागरिक है, उसे स्वतः ही ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक, ये जो मैंने आपको 6 मौलिक अधिकार बताए थे। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जो ये मैंने बताया, ये क्या है? ये अपने आप स्वतः ही मौलिक अधिकार 12 से 35 दिया है। ये स्वतः ही अपने आप व्यक्ति को क्या मिल जाएंगे, स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे भारतीय नागरिक को। राज्य के नीति निर्देश, ये देखो, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये क्या है? ये स्वतः ही मिल जाएंगे। ये अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, आपका कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, कोई किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा, तो इससे आप कहां जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मैंने बताया था। हाई कोर्ट किससे आते हैं? आर्टिकल 32 से, आर्टिकल 32 से। और जो हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जाते हैं आर्टिकल 226 से, आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं। और ये एक बार को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हाई कोर्ट मना भी कर सकता है आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। उसे फंडामेंटल राइट सुनना ही, वो जो भी व्यक्ति जा रहा है अपने फंडामेंटल राइट को लेकर, हमारा फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, उसे सुप्रीम कोर्ट को ये बात सुननी पड़ेगी कि इस व्यक्ति की क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हम आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे। आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। दोनों में हम ये अंतर समझाना चाह रहे थे, वो हम अंतर, अब हम ये हो गया। अब ये भी देखो ना, ये बिल्कुल अपने आप ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, कहने का मतलब ये भी क्या है? ये भी एक अधिकार है। जैसे ये राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, किसके? सरकार के द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं। सरकार द्वारा व्यक्ति के मतलब नागरिकों को दिए जाते हैं क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट थे, जो मौलिक अधिकार थे, वो कैसे थे? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। मैंने आपको बताया था ना,
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप कहीं नहीं जा सकते। कहने का मतलब जो मौलिक अधिकार थे वो बाध्य योग्य थे, मौलिक अधिकार बाध्य योग्य, मौलिक अधिकार बाध्य योग्य थे, बट ये राज्य के निर्देशक तत्व है, ये बाध्य योग्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य योग्य नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य क्यों नहीं है? ये बाध्य योग्य ये नहीं है क्योंकि इसमें कल्याण की बात की गई है, कि कल्याण की बात की गई है कि जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक होगा उनके कल्याण की बात की गई है। अब ये कब लागू होगा? जब सरकार के पास पैसा होगा। अभी देखना, मैं समझा रहा हूं, आप बस समझना मेरे साथ। सरकार के साथ क्या होगा? पैसा होगा। अब वो कल्याण किससे होगा? पैसे से होगा। जैसे अभी क्या है, सबसे ज्यादा अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, राशन। राशन क्या बट रहा है? फ्री बट रहा है। जो राशन क्या बट रहा है? फ्री बट रहा है। तो जो राशन फ्री बट रहा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ही वो राशन फ्री बट रहा है। समझ रहे हो ना? जो राशन बट रहा है वो किसके तहत बट रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत बट रहा है। क्या? राशन जो फ्री बट रहा है। जैसे विधवा पेंशन होती है, ठीक है, समाजवादी पेंशन चल रही थी पिछली सरकार में, जो अखिलेश सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब चीजें क्या है? ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ये चीजें चलती हैं। अगर किसी व्यक्ति को राशन ना मिले, जैसे मैं हूं, कोई भी ले लो, अगर किसी व्यक्ति को राशन ना मिले तो ये थोड़ी वो कोर्ट में चला जाएगा मुझे राशन नहीं मिल रहा, ठीक है, क्या चला जाएगा? वो कोर्ट में तो नहीं जाएगा मुझे राशन नहीं मिल रहा। किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रही तो वो कोर्ट चले जाए, नहीं मुझे पेंशन नहीं मिल रही, मैं, जैसे कोई अगर विधवा औरत है, अगर वो उसे पेंशन है, पेंशन नहीं मिल रही, ये नहीं कि वो कोर्ट जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार में अगर किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है, इसमें कोर्ट नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य कितना करना चाहता है। राज्य अपने व्यक्तियों के लिए, अपने राज्य कमीज देश के लिए बात की जाती है, ना कि आप राज्य को, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश समझो, राज्य को पूरे भारत से भी हम बोल सकते हैं। इसमें पॉलिटी में जो शब्द होते हैं उन्हीं का सबसे ज्यादा खेल होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जैसे कोई भी है, कोई योजना चल रही है, जैसे अभी चल रही थी उज्ज्वला योजना, जिससे सिलेंडर लोगों, जो केंद्र सरकार की योजना चल रही थी उज्ज्वला योजना, जिससे मतलब बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उन्हें गैस सिलेंडर 1600 रुपए में भर के दिया जा रहा था। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, बीपीएल में, अगर उसे सिलेंडर नहीं मिला तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, समझ रहे हो? बट इसमें क्या है? इसमें कोर्ट जा सकता है। आई होप ये दोनों समझ रहे होगे। ये भी क्या थे? ये भी एक तरीके का अधिकार है, बट ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राज्य के सरकार के, अगर राजस्व ज्यादा होगा, राज्य के सरकार के पास पैसा ज्यादा होगा तो ये चीजें कर सकती है। वो क्या, अभी देखो हम और थोड़ा आपको और समझा दें। जैसे सरकार के पास, जैसे अपनी उत्तर प्रदेश सरकार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी गवर्नमेंट को लगे कि कोई भी व्यक्ति, अभी देखो, अभी प्राइमरी की जो शिक्षा है, प्राइमरी की शिक्षा क्या है? फ्री है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? शिक्षा क्या है? निःशुल्क है सरकारी स्कूलों में। ये अगर यूपी सरकार को लगे कि 12th तक, 12वीं तक शिक्षा हम क्या कर दे? फ्री कर दे। सभी जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए क्या कर दी? शिक्षा क्या कर दी? फ्री कर दी। शिक्षा क्या कर दे? फ्री कर दे। राज्य सरकार अगर चाहे तो क्या कर दे? शिक्षा फ्री कर सकती है। अगर यूपी सरकार के पास अगर राजस्व अच्छा खासा होगा, पैसा ज्यादा होगा, तो क्या कर देगी? फ्री कर देगी। अगर उसके पास और ज्यादा पैसा है तो क्या कर देगी? ग्रेजुएशन लेवल तक की क्या कर देगी? शिक्षा फ्री कर देगी। ठीक है, अगर सरकार के पास पैसा, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीजें कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आप वजीफा ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, ठीक है, वजीफा किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। आप पढ़ते होगे, आपके किसी साथी को स्कॉलर मिल गया, किसी साथी को नहीं मिला, तो ये कोर्ट नहीं आ सकते। ये भी एक तरीके का क्या है? वो अधिकारी है मिलना। ये बस सरकार के ऊपर, बस इसमें ये है कि इसमें सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो थोड़ी ये आप समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं इसमें हम।
अब ये भंडार राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिए कहां से गए थे? ये लिए गए थे आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड। आयरलैंड का जो संविधान था वहां से लिए गए थे। ठीक है, और आयरलैंड से लिए गए थे। सबसे पहले जो राज्य के नीति निर्देशक तक, सबसे पहले सर्वप्रथम स्पेन के संविधान में, सर्वप्रथम स्पेन के संविधान में ये चीजें थी, ऐड की गई थी। स्पेन अपन लोगों ने, जो हम लोगों ने कहां से ली थी? आयरलैंड से ली थी। अब आयरलैंड जो अपने बी.एन. राव साहब थे, जो अपने संविधान में, देखो अपने संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बी.एन. जो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव की मतलब जामे जो सबसे ज्यादा रोल किसने निभाया था? बी.एन. राव ने। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो संविधान में शामिल करने की बात किसने कही थी? बी.एन. राव ने कही थी। किसने कही थी? बी.एन. राव ने कही थी कि राज्य अगर अपने नागरिकों का अपना भला करना चाहता है तो इसमें ये चीज डाल दो जिससे क्या करते? राज्य लोगों का भला कर सके। ठीक है, अब हम आते हैं, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं आर्टिकल 36 को। क्या देखते हैं? सबसे पहले आर्टिकल हम 36 को देखते हैं। एक सेकंड। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। जो मैंने आपको जो राज्य की परिभाषा, अब ये समझना कि राज्य क्या है। मैंने देखो आपको जो मौलिक अधिकार पढ़ाए थे उसमें आर्टिकल मैंने 12 पढ़ाया था, आर्टिकल मैंने 12 पढ़ाया था। उसमें मैंने काफी अच्छी तरह मैंने राज्य के बारे में बता दिया था कि राज्य क्या होता है, राज्य क्या नहीं होता है। वही चीज यहाँ पर रिपीट कर दी है कि आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा वही चीज है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, फिर भी हम बता देते। राज्य आप देख सकते हो, राज्य की परिभाषा जो मैंने कितनी अच्छी तरह समझाई थी। ठीक है, राज्य की परिभाषा कि कौन कौन सी चीज राज्य होंगी। तो सबसे ज्यादा जो राज्य की परिभाषा में सबसे ज्यादा ये बनता है कि न्यायपालिका से क्वेश्चन बनता है कि न्यायपालिका क्या होगी, न्यायपालिका राज्य होगी या ना राज्य होगी। तो न्यायपालिका जब कानून बनाएगी तो क्या हो जाएगी? राज्य हो जाएगी। जब न्यायपालिका न्याय देने का काम करेगी तब राज्य नहीं होगी। ठीक है, और जो 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 सरकारी जो ठेकेदार होते हैं, जो संस्था होती हैं अर्ध सरकारी, ये भी सभी किस में आ जाती है? राज्य में आ जाती हैं। जो भी सरकार से रिलेटेड काम है वो किस में आ जाते हैं? सरकार से, वो राज्य में आ जाते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 37 पे। आर्टिकल 37 में ये दिया है कि अभी मैंने आपको आर्टिकल 37 देखो, आर्टिकल 37 में दिया है कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं, कहने का मतलब जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मैंने जो अभी आपको चिल्ला के समझाया था, आपको बार बार मैं बोल रहा था कि जो डीपीएसपी है, जो फंडामेंटल राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। मतलब न्यायालय में क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है कि आप मुझे ये सुविधा नहीं मिली, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी जो योगी गवर्नमेंट 2.0 है, उसने एक स्कीम रखी थी कि वो सब हर घर में, प्रत्येक घर में रोजगार देगी। जिस घर में रोजगार नहीं है एक व्यक्ति को रोजगार देगी। अब यही चीज देखो, क्या देगी? रोजगार देगी।
अगर योगी गवर्नमेंट किसी को रोजगार दे दे, किसी को ना दे, अब जिसे रोजगार ना मिले, जिसके घर में एक भी रोजगार नहीं है, तो वो कोर्ट नहीं आ सकता कि मुझे क्या नहीं मिला, मुझे रोजगार नहीं मिला, इनकी जो जो स्कीम चल रही है इसके तहत, ये न्यायालय में नहीं जा सकते। और मौलिक अधिकार के तहत अगर उसका कोई शोषण कर रहा है, अगर उसका कोई शोषण कर रहा है, संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया था, क्योंकि लोग संपत्ति देने को तैयार नहीं थे, इस वजह से उसे हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया। ये सब चीजें हैं, आप समझे होंगे कि न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 38 पे। ठीक है, आर्टिकल 38 लोक कल्याण, लोक कल्याण में लोक कल्याण की वृद्धि, लोक कल्याण की वृद्धि। अब वृद्धि किस किस में, सामाजिक, ठीक है, लोक कल्याण की वृद्धि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखो, लोक कल्याण की वृद्धि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जैसे देखो, लोक कल्याण की वृद्धि, आर्टिकल 37 में क्या था, ये दिया है कि न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, ये क्या, राज्य के नीति निर्देशक का। और आर्टिकल जो 38 में दिया है कि लोक कल्याण की वृद्धि, मतलब लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण की वृद्धि की सोचो, कैसे, ठीक है, वृद्धि की सोचो। अभी एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ आ जाएगा। सामाजिक, ठीक है, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जैसे SC ST वाले हैं, उन्हें आरक्षण देके, उन्हें पैसा देके, कैसे भी करके उनकी क्या किया है, उनके कल्याण में वृद्धि की है। ठीक है, आर्थिक, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें भी मदद करके, जैसे EWS हो गया, ठीक है, उनके भी क्या किया है, वृद्धि की जाए। राजनीतिक, सभी को राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। जैसे किसी कोई भी व्यक्ति क्या लड़ सकता है, अपने भारत में चुनाव लड़ सकता है। आप देख सकते हो अभी अपने कौन है, जो अपने जो राष्ट्रपति है, अपने देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो कौन है, वो एक आदिवासी महिला है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्या है, ये राजनीतिक न्याय है। ठीक है, समझ गए हो गए लोक कल्याण की वृद्धि। अब आते हैं आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 में स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे देखो, आर्टिकल 39 में क्या दिया, आर्टिकल 39 में क्या दिया कि स्त्री व पुरुष समान कार्य के लिए क्या, समान वेतन। जैसे कोई विद्यालय, ठीक है, कोई विद्यालय, उसमें फिजिक्स एक महिला पढ़ा रही है, एक पुरुष पढ़ा रहा है। अब ये नहीं कि महिला की वेतन में कम होगा किसके अपेक्षा, पुरुष की अपेक्षा, पुरुष का वेतन ज्यादा होगा किसके अपेक्षा, महिला की वेतन, नहीं, दोनों लोगों का क्या होगा, समान वेतन होगा। क्यों समान वेतन होगा, क्योंकि उनका समान कार्य है। क्या, समान कार्य समान वेतन, स्त्री व पुरुषों के लिए। ये नहीं, अब जैसे आप समझो कि अब कोई फिजिक्स का लेक्चरर है, कोई हिंदी का लेक्चरर है, ठीक है, तो अब देखो वो सब्जेक्ट हो गया, उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बट इसमें नहीं, समान कार्य के लिए क्या, समान वेतन। अब जैसे प्राइवेट में, प्राइवेट का नहीं, ये सरकार की बात की जा रही, संविधान की बात की जा रही, प्राइवेट वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। ठीक है, समान कार्य के लिए, स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 36 में दिया राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 में न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की वृद्धि, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आर्टिकल 39 में स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अब आते हैं आर्टिकल 40 पे।
इसे हम करते हैं। आर्टिकल, हाँ 39 का है, 39 का देखो, आर्टिकल 39 का देखो, एक चीज और आप अपने संज्ञान डाल लो। जैसे ये आर्टिकल 39 का दिया है, 39 का मतलब है अगर कोई भी का है तो ये मतलब है ये संविधान संशोधन हुआ है। क्या हुआ है? संविधान संशोधन हुआ है। जैसे पहले के आर्टिकल 30 को नॉर्मल हो गया, वो संविधान में पहले से ही है, मूल संविधान में। अब ये जो वर्तमान संविधान है उसमें ये क्या किया है, ये संविधान संशोधन किया है आर्टिकल 39 में। अब जो आर्टिकल 39 में दिया है समान न्याय और समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता। देखो लोगों को क्या मिलना चाहिए? समान न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई पैसे वाला है कोई गरीब है तो उसे क्या है कि उसे अलग मिल रहा है और जो कोई अलग है वो उसे अलग मिल रहा है। लोगों को क्या मिलना चाहिए? समान न्याय मिलना चाहिए, ना कि लोगों के साथ क्या किया है, ऊंच नीच किया है। ये चीज क्या है? ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधि। निःशुल्क विधि सहायता का मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति है जो वकील नहीं कर सकता उसे निःशुल्क विधि सहायता दे सकती है गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट की मर्जी है। गवर्नमेंट की मर्जी का मीन्स कि अगर आप कोई गवर्नमेंट, आप गरीब हो, आपको निःशुल्क विधि सहायता नहीं दे रही, वकील नहीं दे रही तो आप कोर्ट चले जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि आप दे रही है या नहीं दे रही, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, आप ये समझो ये हमारा क्या अधिकार हो गया हमें ये मिले, नहीं, सरकार के ऊपर है कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। आप समझ गए होगे। अब आते हैं आर्टिकल 40 पे। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। देखो गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर। देखो जब संविधान सभा जब अपना संविधान बना रही थी तो गांधी जी में और अम्बेडकर जी में सबसे ज्यादा यहाँ पर मतभेद हुए। नहीं, मतभेद का मीन्स मतलब आपस में काफी ज्यादा वो दिक्कत हुई। ये गांधी जी कह रहे थे कि संविधान में ग्राम पंचायत होनी चाहिए, लोकल स्तर पर क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ये अम्बेडकर जी बोल रहे थे ये नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का मानना ये था, ये अम्बेडकर जी कह रहे थे कि जो आप ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, जो ग्राम में जो प्रधान होगा वो ग्राम में जाके जो ग्राम पंचायत में जाके बिल्कुल विकास नहीं करेगा। ठीक है। और गांधी जी का मानना ये था जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपए दिए, और गांव तक जाके ये 50 रुपए बचे, प्रधान तक जाके ये 30 रुपए बचे, तो 30 रुपए में उनका मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, 30 रुपए में प्रधान जाके उसमें 20 या 25 रुपए का तो काम करवाएगा ना। ये तो काफी इन्हें समझा समझू के ये चीज की गई थी, ये संविधान में ऐड करना, ये चीजें ऐसे बता गांधी जी का मतलब ये था। और ये कुछ ये कह रहे थे कि ये विकास ही नहीं करेंगे लोग, कुछ इन्हें उस टाइम उनके ये मतभेद थे। तो ओवरऑल ये हुआ कि जब इन लोगों में जब आपस में नहीं बन रही थी तो गांधी जी से और अम्बेडकर जी से राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बात कही कि ऐसा करो ये राज्य के ऊपर छोड़ दो। क्या छोड़ दो? राज्य के ऊपर छोड़ दो। कहने का मतलब इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐड कर दो कि अगर राज्य का मन है कि उसे मतलब ग्राम पंचायत रखनी है या नहीं रखनी। अगर किसी जैसे केरल राज्य को अगर ये लग रहा है कि समय अभी थोड़ा और इसमें बताएंगे आप, मैं समझ रहा हूं आपके दिमाग में क्या डाउट आया होगा। केरल राज्य को ये लग रहा है कि नहीं हम ग्राम पंचायत नहीं रखना चाह रहे तो वो नहीं रखेगा। अगर राजस्थान को लग रहा है कि हम ग्राम पंचायत रखना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत रखेगा। तो ग्राम
ठीक है, तो अम्बेडकर जी और गांधी जी क्या हो गए, दोनों लोग इस बात पे राजी हो गए, ठीक है कि हाँ राज्य के ऊपर डिपेंड है, अगर राज्य रखना चाह रहा है तो रख दो, राज्य राज्य की अगर मर्जी है तो रख दो। तो इसी राज्य की मर्जी की वजह से ये चीज इसमें ऐड की गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समझ गए हो गया आप, ये किसमें ऐड की गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐड की गई। अब आप समझ रहे हो कि 73वां संविधान ये हुआ था, संशोधन हुआ था, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, वो एक चीज अलग है, वो परमानेंट ऐड हो गई कि अब किसी भी राज्य को ये चीज करनी पड़ेगी। ये तब 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में सबसे पहले ये चीज प्रारंभ की, ठीक है। ये पहले जो ग्राम पंचायत थी ये राज्य के ऊपर डिपेंड था कि राज्य ये चीज करना चाहे तो कर दे, वो तो बाद में जो 73वां संविधान संशोधन से ये चीज परमानेंट की गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 41 पे। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, एग्जाम्पल आप बुढ़ापे में पेंशन दे सकते हो, अभी समझा सकते हैं, पेंशन बुढ़ापा, पेंशन विकलांग। देखो आर्टिकल 41 में दिया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे आप बूढ़े लोगों को क्या दे सकते हो, पेंशन दे सकते हो, विकलांगों को उन्हें रिक्शा दे सकते हो, बुजुर्ग लोगों को जब सर्दी पड़ती है कंबल भी दे सकते हो। ये क्या है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, मतलब आप सरकारी क्या कर सकते हो, सहायता कर सकते हो। आर्टिकल 31 आसान है, उसमें कोई ज्यादा नहीं। अब आते हैं आर्टिकल 42 पे। आर्टिकल 42 पे न्याय संगत, ठीक है, न्याय संगत मनोचित, न्याय संगत एवं मनोचित एवं प्रसूत सहायता। इसमें प्रसूत सहायता मतलब इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, तो उससे ये दोनों एक ही बात है, इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, और वो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में जाके क्या हो गई, वो भर्ती हो गई, तो वो रेलवे ग्रुप डी में थोड़ा मेहनत का काम होता है, तो जब वो प्रेग्नेंट है, जब वो गर्भवती है, तो उसके लिए थोड़ा उसमें नरमाई की जाए, उसमें थोड़ा काम ऐसा किया जाए कि उसमें बर्डन ना पड़े, उसमें ज्यादा जोर ना पड़े कि उसे कोई दिक्कत हो। तो इस वजह से उसमें थोड़ा कुछ काम जब तक वो प्रेग्नेंट है, जब तक वो गर्भवती है, उसमें काम थोड़ा ऐसा किया जाए कि न्याय संगति मतलब मनोचित, थोड़ा ऐसा उसमें मन की ध्यान दिया जाए कि उसमें काम लगा पड़े, ठीक है। और प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता मतलब जब कोई महिला गर्भवती होती है, तो सरकार 3 महीने, जिस दिन उसकी डिलीवरी होती है उससे 3 महीने पहले, और जिस दिन वो डिलीवरी है उसके 3 महीने बाद 6 महीने की उसे छुट्टी देती है कि जाओ आप घर पे रहो, अपने आराम करो, मतलब बच्चे की डिलीवरी जो कुछ भी होती है इत्यादि चीजें वो चीज करो। तो 6 महीने की क्या होगी, उसे छुट्टी होगी, 6 महीने की उसे तनख्वाह भी मिलेगी, उससे वेतन भी मिलेगा, ना कि 6 महीने छुट्टी की वजह से क्या वो उसका वेतन कटे। ये चीज केस में है आर्टिकल 42 में, ये स्पेशली महिलाओं के लिए ये चीज दी गई है। अब थोड़ा हम आपको एक चीज बताते हैं, जैसे केरल सरकार है, केरल सरकार में जो मासिक धर्म होता है औरतों के, तो केरल सरकार ने 3 दिन की छुट्टी दे रखी है, प्रत्येक जो वहां पे जो महिला हैं जो काम करती हैं सरकारी, उन्हें 3 दिन की छुट्टी है मासिक धर्म की वजह से। तो ये तो राज्य सरकार पे अब कहीं नहीं है, तो ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि राज्य सरकार ये चीज करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही। अब जैसे सरकार को लगे नहीं हम 6 महीने की छुट्टी हम नहीं देंगे, तो नहीं देगी, तो नहीं देगी, क्या है उसमें कोई कोर्ट थोड़ी आ सकते हैं, हम नहीं छुट्टी देंगे पर हम इनकी तनख्वाह काटेंगे, तनख्वाह नहीं, तनख्वाह काटेंगे। ये तो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि राज्य सरकार ये चीज करनी चाह रही है या नहीं करनी चाह रही। अब आते हैं आर्टिकल 43 पे। आर्टिकल 43 पे, आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी। 43
निर्वाह मजदूरी कहने का मतलब राज्य सरकार ये चीज कह रही है इसमें, इस मतलब संविधान सभा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 43 में ये कह रही है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो कहीं जॉब कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो कम से कम उसे इतना वेतन दिया जाए कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, मतलब काट सके, ठीक है, जिंदा रहने के लिए वो निर्वाह कर सके, निर्वाह मजदूरी ये चीज की जाए। ये चीज बोली गई है कि देखो समझ गए ना, मतलब वेतन इतना होना चाहिए कि वो अपना जीवन आराम से काट सके। जैसे ग्रुप डी में उसे तनख्वाह दी जाए 2,000 रुपए, 2,000 रुपए में वो जीवन काट लेगा? नहीं काटेगा, नहीं काट पाएगा। तो कहने का मतलब जो वेतन होता है उसमें सरकार, आप कहीं देख सकते हो गवर्नमेंट जॉब में कि वेतन कुछ आप देखते होगे प्राइवेट जॉब के अपेक्षा उसमें वेतन ज्यादा होता है। आप इस तरीके से एग्जांपल ले लो, जो प्राइवेट टीचर होता है, प्राइवेट टीचर आपने कहीं आपके आड़ पड़ोस आपने देखा होगा 1,500 रुपए में लड़कियां स्कूल में 6-6 घंटे पढ़ाती हैं, 1,500 रुपए में 6 घंटे। अब वो प्राइवेट है, अब 1,500 रुपए में क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, पर वो ये सोच लेती हैं कुछ नहीं, घर बैठे बैठे क्या हो रहा है, अपने शौक मौज हो जाएगी, 1,500 से कपड़े लेते आ जाएंगे, बस ऐसे ही। बट गवर्नमेंट में ये चीज है कि पैसा वेतन इतना दिया जाएगा वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आप देखते हो कहीं कहीं ऑफिसों में जाके कि वो है चपरासी, उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, ठीक है उसकी है मतलब पानी पिला रहा है, वो सफाई कर रहा है, तनख्वाह उसकी 28,000 रुपए। तो ये है कि उसका वो इतनी कम से कम इतना उसे वेतन दिया जाता है कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के। प्राइवेट सेक्टर में तो अपनी मनमाजी है, ठीक है। ये राज्य सरकार के, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड है? राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। और आर्टिकल कुछ दिशा में सरकारी सहायता है, जैसे बुढ़ापा पेंशन और विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये चीज कर सकती है। न्याय संगति मनोचित और निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 39 ये समझे होगे। ग्राम पंचायत भी समझ गए होगे, ठीक है। पहले ग्राम पंचायत, अब ये जोड़ दी गई है 73वें संविधान से। पहले ये ग्राम पंचायत राज्य के ऊपर डिपेंड था। सबसे पहले आप पढ़ते होगे, सबसे पहले ग्राम पंचायत कहां पर, जो पहला इलेक्शन का वो नागार्जुन में राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1859 में। तो ये चीज अब ये परमानेंट कर दी है कि सभी राज्य ये करेंगे, जहां गांव होंगे ये चीज हो सकती है। आज हम यहीं तक आर्टिकल 43 तक रखते हैं। अब जो हम कल रखेंगे अपनी क्लास, और आज तक यही बात, और थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जय हिंद साथी।